Friends, Namaste. I welcome you all for the environment session of thematic approach to clear prelims paper. अब इनिशिएटिव के बारे में आप सब जानते ही हैं कि हम डेली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो कोर रिपीटेटिव थीम्स और टॉपिक होता है उसको आपके सामने लाते हैं और ये भी बताते हैं कि कोई थीम्स और टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉलोड बाय सम हाई क्वालिटी एमसीक्यूज फॉर योर प्रैक्टिस। आज इसी सीरीज में हम एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट थीम्स को कवर करेंगे और स्पेसिफिकली टॉपिक की बात करूं तो एक्ट, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेटरी बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी एटसेट्रा जो नेशनल लेवल पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए डेडिकेटेड हैं उनको डिस्कस करेंगे। बट आगे डिस्कशन को बढ़ाऊं उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपको ये इनिशिएटिव किसी भी तरीके से पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोस को लाइक और शेयर करना। तो विनती के बाद चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मेटा एनालिसिस करते हैं कि आखिर जिस थीम की मैं बात कर रहा हूं उस पर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस थीम का माइक्रो एनालिसिस करो तो आप पाओगे कि कभी वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन से एसोसिएटेड एक्ट, रूल्स, बॉडी के बारे में क्वेश्चन पूछा है और कभी वो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन से एसोसिएटेड एक्ट, रूल्स, अथॉरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा है। लाइक ये देखो, पोल्यूशन से रिलेटेड एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में क्वेश्चन को पूछा है। ये पोल्यूशन से ही रिलेटेड देखो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के बारे में क्वेश्चन को पूछा है। सिमिलरली ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल के बारे में क्वेश्चन को पूछा है और यहाँ एनजीटी एक्ट के बारे में क्वेश्चन को पूछा है। इसी तरह कंजर्वेशन एंड उससे रिलेटेड एक्ट, रूल्स, अथॉरिटी और एनजीओ को देखें तो ये देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में क्वेश्चन को पूछा है। यहाँ भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से रिलेटेड एस्पेक्ट पर क्वेश्चन को पूछा है। सिमिलरली ये फॉरेस्ट राइट एक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन को पूछा है और इसमें भी फॉरेस्ट राइट से रिलेटेड एस्पेक्ट पर क्वेश्चन पूछा है और फिर से यहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा है। तो यहाँ पे नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में क्वेश्चन को पूछा है। ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एक एनजीओ के बारे में क्वेश्चन को पूछा है। बाकी ये एनजीआरबीए, ये एनटीसीए एंड एनिमल वेलफेयर बोर्ड के बारे में भी क्वेश्चन को पूछा गया है, जो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट में लगे हुए हैं। कंजर्वेशन रिलेटेड इनिशिएटिव में ही ये देखो, वेटलैंड मैनेजमेंट रूल के बारे में क्वेश्चन को पूछा है। सिमिलरली सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एटसेट्रा से भी क्वेश्चन को पूछा गया है। इतनी देर से मेरा ये सब क्वेश्चन दिखाने का जो मकसद है, आई होप आप समझ गए होंगे कि नेशनल लेवल पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन रिलेटेड जो भी एक्ट, पॉलिसीज, रूल्स, बॉडीज, अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्पेशली द सिग्निफिकेंट वन, वो क्यों इंपॉर्टेंट है और उन पर आपकी मजबूत पकड़ क्यों होनी चाहिए। एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जब भी आप इस कैटेगराइज थीम को करोगे तो करंट अफेयर्स के साथ जरूर करोगे, क्योंकि यूपीएससी उन्हीं एक्ट्स, बॉडी, रूल्स, अथॉरिटी के बारे में ज्यादा पूछती है जो न्यूज में कहीं ना कहीं रहे हों। तो बी थोरो विथ योर करंट अफेयर ऑन दिस थीम्स। सिमिलर अप्रोच को फॉलो करते हुए मैं आप सबके लिए कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू दे रहा हूं, ट्राई टू सॉल्व देम। पहला क्वेश्चन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड एक एक्ट के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेगा। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ग्राम सभा इज द अथॉरिटी टू वेस्ट राइट्स ऑन मार्जिनली एंड ट्राइबल कम्युनिटीज एज पर फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006. Community rights and right over common property resources have been recognized for the first time as per the Forest Right Act of 2006. The Critical Wildlife Habitat as envisaged in Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act 2006 is declared by central government only. As per the Act, the Scheduled Tribe and other traditional forest dwellers community have the right to ownership of transferable 4 acres of forest land. वीडियो पॉज करके आंसर सोचो और कमेंट करो। एक्सप्लेन मैं करता हूँ। फ्रेंड्स, आपसे अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की बात करूं तो मैं ब्रीफली बताना चाहूंगा कि ये एक्ट फॉरेस्ट में रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी के फॉरेस्ट लैंड और फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर अधिकार सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था, जिससे वो वर्षों से वंचित थे। तो इस एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग फैमिली को 4 हेक्टेयर्स लैंड पर ओनरशिप का अधिकार मिलेगा, जिसे वो पहले से यूज करते आ रहे हों। लेकिन शर्त यह भी होगी कि दे कैन नॉट सेल और ट्रांसफर दिस लैंड्स। सो स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग। कुछ और प्रोविजन की बात करूं तो इस एक्ट में इंडिविजुअल राइट के अलावा कम्युनिटी राइट और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जैसा यूनिक प्रोविजन भी है, जिसका मतलब है ऐसा लैंड और रिसोर्सेज जिसे पूरी कम्युनिटी यूज करेगी। सो स्टेटमेंट 2 इज राइट। अब अगर तुम एसटी हो या ओटीएफडी हो और फॉरेस्ट में रह रहे हो और ये फॉरेस्ट राइट पाना चाहते हो तो ग्राम सभा रेजोल्यूशन पास करेगी किसको ये राइट मिल सकता है। बट ये रेजोल्यूशन फिर सब डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्क्रीन किया जाता है एंड देन जिसको राइट मिलना होता है मिलता है। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग।
एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस एक्ट में अबाउट क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जिसका मतलब है एरियाज ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज जहां ये स्टैब्लिश हो चुका है कि ऐसे एरिया के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, मतलब बहुत सेंसिटिव एरिया की बात कर रहा है और ह्यूमन प्रेजेंस को खत्म करने की बात कर रहा है। अब क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को डेजिग्नेट करने का अधिकार तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट पर होता है, बट प्रोसेस इनिशिएट करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पर होती है। सो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। So correct option for this question is option C, that is statement 2 and 3 are correct. अब एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन की फील्ड में कार्यरत एक बॉडी और ट्रिब्यूनल से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के स्टेटमेंट ये रहे, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 हैज बीन केप्ट आउट ऑफ एनजीटीज jurisdiction. There are to be at least 10 and maximum 20 full-time judicial members and expert members in the tribunal. The tribunal has original jurisdiction on any matter relating to environment. The NGT deals with the civil cases related to Public Liability Insurance Act 1991. Pause the video, write down your answer and listen to the explanation. एनजीटी के बारे में आपको ब्रीफली बताना चाहूंगा कि इसका गठन 2010 में उन केसेस को डिस्पोज करने के लिए किया गया था जो रिलेटेड थे एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन से। बाकी मेंबरशिप की बात करूं तो इसमें मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल एज वेल एज एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, होल्डिंग ऑफिस फॉर 5 years and are not eligible for the reappointment. So statement 2 is correct. बाकी NGT resolve various civil cases under the following 7 laws related to environment. They are Water Act, Water Cess Act, Forest Act, Air Act, Environment Protection Act 1986, Public Liability Insurance Act 1991, Biological Diversity Act. So statement 4 is correct. बाकी ये कहना कि the tribunal has original jurisdiction on any matter of environment गलत है, because it has original jurisdiction on matter of substantial question relating to environment. That is, जहां मुद्दा community at large की हो, damage to public health, damage to environment की बात हो. So statement 3 is false. बाकी WPA 1972 एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को एनजीटी के ज्यूरिसडिक्शन से दूर रखा गया है. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज 3 ओनली. अब एनवायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में देख लेते हैं. रेफरेंस टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Wild Life Crime Control Bureau constituted under the Act collect and collate intelligence related to organized wildlife crime. Under the Schedule 5, any animal can be declared vermin except animals belonging to Schedule 1 and Part 2 of Schedule 2. Lion-tailed macaw is given the same legal protection under the WPA 1972 which is given to Bengal tiger. Please answer the question. Explain मैं करता हूँ. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और आप ज़्यादा लंबा भाषण सुनना पसंद नहीं करोगे, तो ब्रीफली कुछ पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप बस सुन लो. देखो WPA 1972 में लाया गया था टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट एंड इट वाज मेड टू प्रिवेंट हंटिंग एंड ऑल्सो टू कंट्रोल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट. और इस एस्पेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए WPA में 6 शेड्यूल मेंशन है. इसके अंतर्गत जिस स्पीसीज को ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है उसे शेड्यूल 1 में डाल के रिगरस प्रोटेक्शन दिया जाता है, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम पोचिंग, किलिंग, ट्रेडिंग एटसेट्रा. इसी प्रकार शेड्यूल 5 में किसी एनिमल को डाल के उसे वर्मिन घोषित कर दिया जाता है. दैट इज वर्मिन घोषित करने से मेरा मतलब है कि वो एनिमल डिजीज कैरी कर रहा है या क्रॉप वगैरह को डिस्ट्रॉय कर रहा है. इसकी वजह से उसको वर्मिन घोषित करके उसका हंटिंग किया जा सकता है. Only exception here is you cannot declare animal belonging to Schedule 1 and Part 2 of Schedule 2 as vermin. So statement 2 is correct. और चीजों को देखें तो इस एक्ट के थ्रू द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, सेंट्रल जू अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वर कंस्टिट्यूटेड. इनके बारे में आप सब जानते ही. बट अगर स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की बात करूं तो वो ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम जो भी होता है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस इनपुट होता है वो स्टेट को प्रोवाइड करता है. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. बाकी लास्ट स्टेटमेंट देखो सही है, दैट इज लायन टेल्ड मैकाओ इज गिवन द सेम लीगल प्रोटेक्शन अंडर WPA विच इज गिवन टू बंगाल टाइगर. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो इतने ही MCQ रखते हैं बिकॉज मुझे लगता है आप ज्यादा MCQ सॉल्व करने की आदत ही नहीं हो. बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन ना सही, इन थीम्स और टॉपिक को तो जरूर प्रिपेयर करो.